नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय भौतिक जगत मात्रक और मापन भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रकृति में मूल बल। उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे मात्रक और मापन का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भौतिकी और भौतिक दुनिया से। मनुष्य की जिज्ञासा विज्ञान के प्रति आदिकाल से रही है। उसका कारण यह है कि मनुष्य हमेशा से भौतिक गतिविधियों से घिरा रहा है। जैसा कि आप भी बचपन से ही आकाश में सितारों को देखकर जिज्ञासुक रहते थे, या फिर आपके मन में अपने पर्यावरण को देखकर तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होते थे, जैसे कि दिन और रात क्यों होते हैं, तारे हमेशा रात में ही क्यों चमकते हैं, या फिर इंद्रधनुष केवल वर्षा ऋतु में ही क्यों बनता है। इस तरह के प्रश्न हमेशा से मानव के मन में आते रहे हैं और उसकी इस जिज्ञासा से वह हमेशा भौतिक गतिविधियों की कड़ी से कड़ी जोड़कर अपने प्रश्नों का हल ढूंढता रहा है। और इस तरह भौतिक विज्ञान की दुनिया में प्रगति होती रही है। चलिए इसके आधार पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक गतिविधियों का सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके उनके निष्कर्ष तथा आधार पर भविष्य की संभावना करने को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रकृति में मूल बल के बारे में पढ़ते हैं। आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े ही होंगे, जिसमें दूसरे नियम में बल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें न्यूटन ने बताया था कि बल का मान द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन आज हम बल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो इस तरह से है, जिसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तथा चौथा है दुर्लभ नाभिकीय बल मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल से शुरू करते हैं। पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी बल के कारण सभी ग्रह सूर्य का तथा सभी उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं तथा हम सभी लोग पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विद्युत चुंबकीय बल के बारे में पढ़ते हैं। पिंडों के बीच उनके आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं तथा अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो कि विद्युत चुंबकीय बल ही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रबल नाभिकीय बल को समझते हैं। प्रबल नाभिकीय बल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है। नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन
तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले शक्तिशाली आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल बाकी सभी बलों की तुलना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपस में एक शक्तिशाली बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दुर्लभ नाभिकीय बल को पढ़ते हैं। दुर्लभ नाभिकीय बल को वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। यह बहुत कम समय अंतराल वाले मूल कणों के बीच में लगने वाला बल है। अर्थात कुछ कण इस प्रकार के होते हैं जिनका समय अंतराल बहुत कम होता है और उन कणों के बीच लगने वाले बल को दुर्लभ नाभिकीय बल कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भौतिक नियमों की प्रकृति को समझते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार भौतिक राशियों में से कुछ विशेष राशियां समय के बदलने के साथ संरक्षित रहती हैं और वह राशियां संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसी तरह की राशियों के साथ संरक्षण के नियम पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। इस नियम के अनुसार किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक निकाय से दूसरे निकाय में ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में सूर्य से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है सोलर सेल में, तथा सोलर सेल से ऊर्जा को संरक्षित किया जा रहा है बैटरी में, और बैटरी से ऊर्जा को उपयोग में लिया जा रहा है वैद्युत उपकरण में। इस तरह पूरे सिस्टम के अंदर ऊर्जा संरक्षित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार पिंडों के किसी बंद निकाय पर यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में यदि कोई पिंड सरल रेखा में गति कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वह तब तक इस प्रकार गति करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, और इस तरह इसका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए आगे चलते हैं और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार पिंडों के किसी बंद निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु एक कोणीय गति में गतिमान है तो वह तब तक गति करते रहेंगे जब तक उन पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगता है, और इस तरह उनका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आवेश संरक्षण के नियम पर नजर डालते हैं। इस नियम के अनुसार एक निश्चित आयतन में उपस्थित कुल आवेश का मान संरक्षित रहता है।
अर्थात एक निश्चित आयतन में कुल परमाणुओं की संख्या नियत होती है तथा परमाणु के अंदर कुल आवेश की संख्या नियत होती है। इस प्रकार एक निश्चित आयतन के अंदर कुल आवेश संरक्षित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मात्रक और मापन के परिचय पर नजर डालते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मूल मात्रक तथा दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने नजर डाली भौतिकी के परिचय पर। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकृति में मूल बल तथा भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने जाना मात्रक और मापन का परिचय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और मूल मात्रकों का मापन। धन्यवाद।